स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए गाइस, आपको बता दें कि आप जानते हैं कि जो मैं जीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये आपके यूपी एसआई में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मेरे प्यारे भाई यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपके क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये मैं मिक्स क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और ये हमारे मिक्स क्वेश्चंस लगभग मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करवा भी दिया। आइए आज के इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। अब देखिए 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था। मेरे प्यारे भाई दो गुटों यानी कि जो गरम दल था और जो नरम दल था, इनसे इनका जो मिलन है ये किस में हुआ था? तो ये हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन समझ लीजिए। यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपका बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, सूरत अधिवेशन जो है ये 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ, जबकि लखनऊ अधिवेशन जो है ये 1916 में हुआ था लखनऊ में। ठीक है, और इसमें नरम दल और गरम दल जो हैं ये पुनर्मिलन हुए थे और इसीलिए लखनऊ अधिवेशन जो है ये प्रसिद्ध हुआ। स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलनी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नरम दल और गरम दल में काफ़ी मतभेद था। कब? 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को जो संपन्न हुआ था उस समय। फिलहाल यहाँ पर कोई खास आपके लिए नहीं है, फिर से समझ लीजिए। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले लोकमान्य तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो उग्रवादी थे उन्होंने किसे अपना अध्यक्ष बनाया था? तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने बनाया था रास बिहारी बोस को। अधिवेशन से पूर्व दोनों दलों में भयंकर मारपीट भी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस का दो भागों में विभाजन भी हो गया। और एनी बेसेंट ने कहा, यहाँ पे एनी है, एनी बेसेंट ने कहा कि सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुखद घटना है। जो सूरत की घटना हुई 26 दिसंबर 1907 को, और उसी समय जो नरम दल हैं और गरम दल हैं इनके बीच में फूट पड़ी। लेकिन ये नरम दल और गरम दल जो हैं ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में फिर एक हो गए। ठीक है, तो 1907 में अलग हुए और 1916 में एक हो गए, यानी पूरे 9 साल बाद ये एक हो गए। अगला देखिए, भूदान आंदोलन जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये भी यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। भूदान आंदोलन जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइज, यहाँ पे समझिएगा, जो विनोबा भावे हैं इन्होंने तेलंगाना की जो भूमि है पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है ये 18 अप्रैल 1951 को की थी। इसको ध्यान रखिएगा। और ये भूमि जो है ये गाइज स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित थी। जो भूदान आंदोलन है ये भूमि सुधार से संबंधित था। शुरुआत कब हुई? 18 अप्रैल 1951 में। कहाँ से हुई मेरे प्यारे भाई? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल है, एफडीआई का विस्तृत रूप क्या है? ये पूछा गया है यूपीएसआई मृतक आश्रित परीक्षा 2016 में। बताइए एफडीआई का विस्तारित रूप क्या है? विस्तारित कहने का मतलब है एफडीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये सामान्य भाषा में एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई कहलाता है। एक ये जो है एफडीआई ये दो तरह का होता है, एक होता है इनवार्ड और एक होता है आउटवार्ड। ठीक है, इनवार्ड जो है ये विदेशी निवेशक भारत में कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजार में निवेश करता है। एफडीआई से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं एफडीआई से, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से।
अगला सवाल है कि 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है और ये घना आसान सवाल है। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं गवर्नर रिजर्व बैंक यानी RBI के जो गवर्नर हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 50 रुपये के नोट पर गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, UPSI रैंकर परीक्षा में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन, उसके बाद आंसर दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी ठीक नहीं है। भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? सही आंसर हो जाएगा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? घना आसान सवाल है, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो समझ जाओ पढ़ना बेकार है। और UPSI रैंकर परीक्षा 2011 में भी इतना आसान सवाल पूछा गया कि भारत के गणतंत्र के रूप में जन्म जो है कब हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? देखिए, मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर की रियासतों ने भाग लिया, लेकिन हैदराबाद के जो रियासत थे इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के अध्यक्ष और उनके अन्य सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं ये कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, साथ में जो सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें भी निर्धारित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मेरे प्यारे भाई जो UPSC है ये भाग नंबर 14 में बताया गया है इसके बारे में, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ एवं राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि 312 के तहत संसद जो है ये संघ एवं राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवा बना सकता है। अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। अगला सवाल है आपके सामने, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? UPSI 12/11/2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? 25 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं इनको बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये भी 25 वर्ष ही होनी चाहिए, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है कि हिमालय में पांग साउ दर्रा जो है किसको मिलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। UPSI बैच 15 दिसंबर 2017 के में पूछा गया सवाल। हिमालय में जो पांग साउ दर्रा है ये किसको मिलाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। हिमालय में जो पांग साउ दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से मिलाता है।
और मेरे प्यारे भाई जो पांगसाऊ दर्रा है ये समुद्र तल से लगभग 4000 से भी अधिक मीटर की ऊंचाई पर है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है और जो तिब्बत है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को ये सिपकिला का दर्रा जोड़ता है, और जो गाइस सिक्किम और चीन है इसको कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है नाथुला। ठीक है, तो नाथुला, ये जो ला होता है मेरे प्यारे भाई, ला इसका मतलब ही होता है दर्रा। ला का मतलब जो होता है ये होता है दर्रा, और जो ला शब्द है ये तिब्बतियों ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि अब चीन में चला गया है। तो चीन वाले जो हैं ये दर्रा को ला कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुहाना का जल जो है ये कैसा होता है। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है 2016 में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहाना का जल जो है कैसा होता है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा समुद्र जल से कम खारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, समुद्र जल से कम खारा होता है। जो मुहाना का मतलब होता है कि नदियाँ जो हैं अपना जल जहाँ पे गिराती हैं उसे कहा जाता है मुहाना, और मुहाना पे जो मतलब जल का खारापन है ये समुद्र से कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जोबड़ियर ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। हैदराबाद शहर से होकर के बहने वाली नदी इसमें कौन सी है। गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF को ले सकते हैं। हैदराबाद शहर जो है ये मूसी नदी के किनारे हैं, और मेरे प्यारे भाई जो मूसी नदी है यहाँ जो है ये हैदराबाद शहर से होकर के बहती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा समझिएगा, मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कृष्णा की सहायक नदी है वह इसमें से कौन सी है, तो मूसी नदी जो है ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। नदी का जो स्रोत है ये अनंतगिरी पहाड़ी से है, यानी जो मूसी नदी है या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो मूसी नदी है निकलती कहाँ से है, तो ये गाइस अनंतगिरी पहाड़ी तेलंगाना राज्य से निकलती है, और इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर जो है बसा हुआ है। हिमायत सागर और उस्मान सागर जो हैं इस नदी पर बनाए गए बांध हैं, यानी मूसी नदी पर। हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करने वाले बांध जो हैं वो हिमायत सागर और उस्मान सागर ही हैं। मीनाचिल केरल के जो कोंडप्पन जिले हैं, और जो नेत्रावती पश्चिमी घाट है ये यहाँ से ही निकलती है, कर्नाटक से। अगला सवाल है आपके सामने कि कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तीस्ता नदी का जल विवाद जो है किन देश के मध्य है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तीस्ता नदी का जल विवाद जो है किस देश के मध्य है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। तीस्ता नदी का जल विवाद जो है ये बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। देखिए गाइस अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की राजधानी जो है ये कहाँ थी, तो मेरे प्यारे भाई आप कहेंगे कन्नौज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कन्नौज कहाँ से स्थानांतरित की थी, तो ये थानेश्वर से, क्योंकि पहली राजधानी जो थी इनकी ये थानेश्वर ही थी। लेकिन बाद में इन्होंने थानेश्वर से जो स्थानांतरित किया कन्नौज किया। कन्नौज क्यों स्थानांतरित किया, क्योंकि जब इनकी जो मतलब जीजा जी थे, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो इनके बहन के पति यानी राजश्री के पति थे ग्रेम अर्बन, जब इनकी हत्या हो गई तो वहाँ पे शासन का जो डॉग बोर्ड संभालने की जिम्मेदारी है वो इन्होंने ली, तो इसी वजह से इन्होंने अपनी राजधानी जो है कन्नौज की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे भाई ये 2018 लिखा है, 218 नहीं है, क्योंकि 218 में यूपी पुलिस नहीं बनाया जा सकता था। बताइए भाई जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छी लग रही है लाइक जरूर कर देना। देखिए सिख विवाह समारोह की शुरुआत जो है आनंद कारज के नाम से जो है गुरु अमरदास ने की थी। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, गुरु अमरदास ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया। अब देखिए भारत का दौरा किया मेरे प्यारे भाई दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में, यानी कि दूसरे चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसमें से कौन आया था। सीधे एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे इनके समय में कौन आया, तो आप क्या कहेंगे फाहियान। राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फाहियान।
मेरे प्यारे भाई फाहियान जो एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इन्होंने अपनी जो यात्रा का वर्णन है ये किसमें किया है मेरे प्यारे भाई, आप इसको बताएंगे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया, 399 से 1414 तक भारत में रहा, 414 तक भारत में रहा, 399 से 414 तक भारत में रहा, यानी पूरे 15 वर्ष। 3 वर्ष जो है ये पाटलिपुत्र में रहा। पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताने वाले कौन थे, तो ये फाहियान ही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे CUK में इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया, ध्यान रखिएगा। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। भूमि की माप की प्रथा जो है यह किस शासक ने शुरू की थी, ये आपको बताना है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A 2013 में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा शेर शाह ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह ने। देखिए मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा जो है शेर शाह नामक शासक के द्वारा शुरू की गई थी। शेर शाह ने भूमि माप के लिए 32 इंच यानी 39 अंगुल, यानी 39 अंगुल आप समझते होंगे गाइस, जैसे आपके यहाँ कहा जाता है कि इतने अंगुर कहते हैं सीधे, है ना, तो वो ही अंगुल होता है। सीधे भाषा में कहा जाए तो अंगुल होता है। कहते हैं ना भाई कि वो 4 अंगुल वहाँ पे चले गए, या फिर 4 अंगुल छोड़ के आप ये चीज़ करिएगा, तो वो होता है गाइस आपका अंगुल। तो 39 अंगुल जो है ये 32 इंच के बराबर हुआ करता था, और सिकंदरी गज या फिर सन की डांडी का प्रयोग किया जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी। राइट हो जाएगा आगरा को सासाराम से, क्योंकि शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ पे है, सासाराम नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए इन्होंने GT रोड का निर्माण करवाया था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, GT रोड का निर्माण आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए। आगे निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत दिवस जो है किस दिन मनाया गया था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 17 अक्टूबर 1919 को। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 अक्टूबर 1919 को। देखिए खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। भारत के मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक मुख्य उद्देश्य था। और मेरे प्यारे भाई ये जो है आंदोलन ये राजनीतिक धार्मिक से संबंधित था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था ये मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल के खलीफा पद के समाप्त किए जाने के बाद ये अपने आप समाप्त होगा। कहने का मतलब ये है गाइस कि जब टर्की यानी कि तुर्की में खलीफा पद को जो समाप्त करने के लिए गाइस आंदोलन किया जा रहा था, उसी के विरुद्ध में भारत में भी खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया खलीफा पद के लिए। हालांकि 1924 में खलीफा पद जो है ये मुस्तफ़ा कमाल ने समाप्त ही कर दिया, और जब ये खलीफा पद समाप्त हो गया तो ये आंदोलन भी आप समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। राइट हो जाएगा MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन जो है कब हुआ। अब देखिए कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ। मेरे प्यारे भाई आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शायद पहला ही क्वेश्चन था कि जो कांग्रेस का विभाजन है ये सूरत अधिवेशन में हो गया था 1907 में। 1907 के अधिवेशन सूरत में जो कांग्रेस है ये 2 गुटों में बढ़ गया, एक गर्म दल और एक नरम दल। बाकी आगे चल करके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गई। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो बंटवारा है या फिर विभाजन है ये कब हुआ, तो 1907 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन 1907 में। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है। घनासान है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कोई बताने की जरूरत नहीं है, तो इस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत है, क्योंकि ये भाई 1991 में आया था और शायद अभी ये पूछा भी ना जाए, क्योंकि हर कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है। कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया। सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो जो है ये किसने लिखा है। राइट हो जाएगा चंद बरदाई ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद बरदाई ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार जो है यह निम्नलिखित में से किसे है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसे है। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य के महाधिवक्ता हैं। राज्य के विधानमंडल में दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं और साथ में बोल भी सकते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है, बताएंगे। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल और केवल भारतीय संसद के पास, यानी कि केवल और केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। सो गाइस यहाँ पे मैंने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।